नमस्कार एंड वेलकम टू एजे स्टडी। एजे स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय कुमार आप लोग के बीच उपस्थित हूं आज के अगले वीडियो को लेकर के, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं बिहार के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो कि आगामी आने वाले परीक्षा में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हम एक एक टॉपिक को जिक्र करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को हम चर्चा कर रहे हैं। यदि इससे पहले जो हमने आपको वीडियो नहीं अपलोड किया नहीं देखा है तो आप आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, जा करके वो वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आप पूरे वीडियो को पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं पूरे वीडियो का, तो आपको क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का जो लिंक दिख रहा है वे लिंक पर क्लिक कीजिए, टेलीग्राम पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और पूरे पीडीएफ का जो है लिंक आप पीडीएफ जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चैनल पर जो नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट जो है आप लोग के बीच अभी आने वाला है इस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं कि आज की जो चर्चा का विषय है वे चर्चा का विषय आज है क्या। आज हमने यहाँ पर 4 टॉपिक को चुना है, इसको थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले है कि उच्च न्यायालय ने राज्य में 65% आरक्षण को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, ठीक है। उच्च न्यायालय ने जो है राज्य में जो 65% का जो आरक्षण बिहार सरकार द्वारा किया गया था, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में नए परिसर का उद्घाटन हुआ है हाल ही में। फिर 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई है। यहाँ पर ये ध्यान देंगे कौन कौन से जिले हैं, जिले पर ध्यान देंगे कौन कौन से जिले में ये बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है बीपीएससी जो है पूछने लगा है बहुत ही जमीनी स्तर पर जाकर के। फिर नेक्स्ट आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हम लेकर के आए हैं कि बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में क्या हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। तो ये पूरे 4 टॉपिक को हम काफी डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा बिहार के मैप को जो है रिकॉल एक बार करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बिहार की देख लिया था कि कौन कौन से देश और कौन कौन से राज्य से देश की सीमाएं लगती है। आज हम इस वीडियो में ये देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले अदर स्टेट और जो देश है नेपाल है उसे कौन कौन से जिला बिहार का लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नेपाल से, जो कि एक इंटरनेशनल सीमा साझा करता है बिहार और नेपाल के बीच में, तो ये बताते हैं कि नेपाल से बिहार के कौन कौन से जिले यहाँ पर लग रहे हैं। मैप पर फोकस कीजिए क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है, और यदि मैप को आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन जो काफी इजी वे में आप उसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि नेपाल से कौन कौन सा यहाँ पर सट रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें पूर्व से अगर बात करें तो यहाँ देख रहा है क्या जी, किशनगंज है ना, ये आपका हो गया एक किशनगंज हो गया। दूसरा आपका हो रहा है अररिया हो रहा है। तीसरा आपका हो रहा है सुपौल हो रहा है। चौथा मधुबनी। पांचवा हो रहा है आपका सीतामढ़ी, ठीक है। छठा आपका हो रहा है पूर्वी चंपारण, और सातवां हो रहा है आपका पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि जो बिहार के 7 जिले हैं वो क्या हो रहे हैं, नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। अब देखते हैं कि यूपी के साथ जो है बिहार के कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर ऊपर से लेते हैं, उत्तर से लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। याद रखिएगा पूर्वी पश्चिमी में याद रखना है, पश्चिमी चंपारण जो है सबसे अंत वाले जिला है ना, पश्चिमी जिला है, ठीक है। तो ये आपका पश्चिमी चंपारण हो गया। फिर यहाँ पर देखिए गोपालगंज, उसके बाद सिवान यहाँ पर साझा कर रहा है, ठीक है। इसके बाद सारण भी जो है, सारण जो है ये भी आपका है यूपी से अपने सीमा जो है साझा करता है। तो क्या हो गया, 1 हो गया गोपालगंज, 2 हो गया, 3 हो गया सिवान, और ये आपका सारण हो गया, 4 हो गया। भोजपुर ये आपका 5वां है जो सीमा साझा करता है नेपाल के साथ। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, बक्सर यहाँ पर देखिए 6ठा है बक्सर। उसके बाद यहाँ पर देखिए कैमूर 7वां है। याद रखना है काफी इंपॉर्टेंट है, रोहतास यहाँ पर आपका 8वां है जो कि यूपी से अपनी सीमा को साझा करता है। तो क्या हमने देखा, उत्तर प्रदेश के टोटल अगर जिलों की बात करें तो 8 जिला यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है। नेपाल से अगर बात करें तो यहाँ पर 7 जिला सीमा साझा कर रहा है। वहीं हम बात कर लेते हैं, अगर वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं
तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा, एक किशनगंज हो जाएगा, फिर ये आपका दूसरा आपका हो जाएगा देखिए पूर्णिया हो जाएगा, फिर ये आपका हो जाएगा तीसरा आपका हो जाएगा कटिहार हो जाएगा। ये 3 आपका हो गया। तो मतलब 3 ऐसे जिले हैं जो पूर्व में जो है ये आपका पश्चिम बंगाल से अपनी सीमाओं को साझा करती है। क्लियर यहाँ तक? अब देख लेते हैं ये झारखंड से जो है अपनी कितनी जिलाओं की सीमा जो है साझा करता है। तो यहाँ पर बात करें, अगर झारखंड की बात करते हैं तो याद रखना कटिहार भी जो है वो झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है ना? तो ये आपका हो जाएगा एक। फिर आपका हो जाएगा भागलपुर जो आपका दूसरा है, उसके बाद आपका हो जाएगा बांका तीसरा, चौथा आपका हो जाएगा जमुई, पांचवा आपका हो रहा है क्या चीज, नवादा। याद रखना है नवादा, नालंदा नहीं, नवादा। फिर आपका छठा हो रहा है आपका गया, सातवां हो रहा है आपका औरंगाबाद, और याद रखना है काफी इंपोर्टेंट, आठवां आपका हो रहा है रोहतास। अब कुछ हम इंपोर्टेंट चीज बताते हैं जो कि एग्जाम में बनता है। ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो आपका पूछ देगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि बिहार के कैसे जिले के नाम बताए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और देश के अन्य जो है राज्य से सीमा लगता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज एक ऐसा जिला है जो कि नेपाल के साथ भी और यहाँ पर पश्चिम बंगाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। कटिहार भी यहाँ पर ध्यान देना है, कटिहार 2 से, एक वेस्ट बंगाल से और एक यहाँ पर जो है झारखंड से अपनी सीमा साझा कर रहा है। रोहतास पर गौर कीजिएगा, रोहतास ये जो आपका यूपी से भी है और साथ साथ झारखंड से भी अपनी सीमाएं साझा कर रही है। क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कितने जिले ऐसे हैं, निम्न में से कितने जिले ऐसे हैं जो 2 राज्य से सीमा साझा कर रही है। ठीक है ना? तो गौर कीजिएगा 2 राज्य से सीमा साझा करने वाले कौन कौन है। ये आपका एक कटिहार हो जाएगा, वेस्ट चंपारण आपका हो जाएगा, इसके बाद आपका रोहतास हो जाएगा। एक ऐसे जिले किशनगंज जो कि एक स्टेट से और एक जो है कंट्री से अपनी सीमा साझा करती है। तो इन छोटी छोटी बातों पर हमें क्या करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। अब आते हैं हम आज के टॉपिक पे। वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है ना? और अगर कुछ आपको त्रुटि में या कमियां महसूस होती है तो आप कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहला न्यूज की अगर हम बात करें, इसमें इंपॉर्टेंट जो होने वाला है, जो प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, हम उस पर फोकस करेंगे। उच्च न्यायालय ने राज्य में 65% आरक्षण को किया रद्द। पहला टॉपिक ध्यान देते हैं कि 20 जून 2024 को जो है पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ा करके जो है 65% किया था, उसे जो है उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, रद्द कर दिया गया है। इसमें किया गया है सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में 50% जो आरक्षण है, ठीक है ना, उसे बढ़ा करके वो क्या कर दिया गया है, 65% राज्य सरकार ने किया था, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया, इसे खारिज कर दिया गया है। आई बटन पर आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें जो बिहार जो कास्ट सेंसस हुआ था 2023 वाला, ठीक है, वो पूरी को हमने एक वीडियो में कवर किया था। आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का हम लिंक दे देंगे, आप जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो पटना उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है, जो मुख्य न्यायाधीश काफी इंपॉर्टेंट है, मुख्य न्यायाधीश है वे आपके हैं विनोद चंद्र, के विनोद चंद्र। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न जो है बना हुआ है एग्जाम में। तो के विनोद चंद्र जो है ये आपके जो है पटना हाईकोर्ट के क्या है, एक मुख्य न्यायाधीश हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो आरक्षण की बात जो बढ़ा करके 50 से 65 कर दिया गया है, वे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और यहाँ पर 16 के जो समानता का जो अधिकार है उसका यह उल्लंघन करता है। अपना तर्क देते हुए के विनोद चंद्रन ने कहा कि जो ये जो आपने प्रतिशत बढ़ाए हैं, आरक्षण में प्रतिशत बढ़ाए हैं, वे भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 14, 15 और 16 का क्या है, एक असमानता के अधिकार का उल्लंघन, समानता का अधिकार का उल्लंघन करता है। क्लियर है? कहा कि इस मामले में गौरव कुमार और अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर 11 मार्च 2024 के फैसलों को सुरक्षित रख लिया गया था। याद रखना कि याचिकाकर्ता कौन थे, तो याचिकाकर्ता जो हाई कोर्ट में अपनी याचिका लगाए थे इसके खिलाफ में,
तो ये क्या थे, गौरव कुमार वर्सेस अन्य, गौरव कुमार वर्सेस अन्य का ये मामला है, ठीक है, जिसमें पटना हाई कोर्ट जो है अपना निर्णय दे दिया है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं कि 27 नवंबर 2023 को पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें बिहार सरकार द्वारा राज्य आरक्षण को बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 50 से 65% करने की चुनौती दी गई थी, ठीक है। कौन थे वो, तभी हमने चर्चा किया था, वो थे गौरव कुमार वर्सेस अन्य के मामला था। बात करते हैं कि राज्यपाल ने जब ये आरक्षण की जो प्रतिशतता बढ़ाई गई थी, तो जो बिहार के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जो है अभी वर्तमान में बिहार के यहाँ पर क्या है, राज्यपाल हैं। उन्होंने 2023 में, नवंबर 2023 में बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश आरक्षण संशोधन विधेयक अधिनियम 2023 को जो है ये अपना मंजूरी दे दिया था। दो विधेयक यहाँ पर था, पहला था कि बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023, दोनों पर जो है बिहार के जो राज्य पाल है उनके द्वारा मंजूरी दे दिया गया था और यह जो है एक कानून बन गया था, है ना, ये कानून बन गया था। लेकिन हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के कारण जब हाई कोर्ट का जो निर्णय आया वो यह जो है इस फैसले को क्या कर दिया, खारिज कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है। बात करते हैं कि इसके बाद राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2023 को राजपत्र में इसकी सूचना भी जारी किया था, ये आरक्षण वाली बात को। बिहार आरक्षण संशोधन अधिनियम के अनुसार अत्यंत पिछड़े वर्गों के लिए कोटा मौजूदा जो है 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये जो आपका आरक्षण बढ़ाया गया था 50 से 65%, उसमें किन किन को कितना बढ़ाया गया था। ये जो अत्यंत पिछड़े वर्ग थे जिनको पहले 18% आरक्षण था उसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया, पिछड़े वर्ग को जो 12 मिल रहा था उसको बढ़ाकर 18 कर दिया गया और अनुसूचित जाति के लिए जो 16 था उसको बढ़ा करके 20 कर दिया गया। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति की जो कोटा 1% मिल रहा था उसको बढ़ाकर 2 गुना कर करके 2% कर दिया गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनमें जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमने उसको अंडरलाइन किया है, आप इसे जरूर एक बार रिकॉल करें। चलते हैं अब अगले टॉपिक की ओर, जिसमें बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन। हाल ही में जो है नालंदा विश्वविद्यालय के एक नए परिसर का उद्घाटन हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर आकृति में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से क्या जरूरी है, ठीक है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। तो याद रखना है कि जो 29 जून 2024 को जो है प्रधानमंत्री द्वारा बिहार के राजगीर में, इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर रखना, राजगीर में नालंदा के प्राचीर खंडहर स्थल के निकट नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया, तो राजगीर में किया गया, है ना, राजगीर में जो है नालंदा के प्राचीर खंडहर स्थल के निकट, मतलब वहां पर नहीं उसके जस्ट निकट में जो है राजगीर वाले स्थान में इसका इनोग्रेशन जो है किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो इसकी स्थापना जो हुआ था, ये जो इनोग्रेशन जो किया गया है नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का, इसकी जो स्थापना हुआ था वो 2002 में हुआ था। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 10 के तहत जो है इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है, और 2024 में जाकर के यह पूर्ण जो है वो आपका हो गया है। कह रहा है कि यह अधिनियम 2007 में फिलीपींस में हुए थे। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, शब्द को याद रखिएगा कि ये जो अधिनियम की बात चली थी, यह अधिनियम 2007 में कहाँ पर हुआ था, फिलीपींस में द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के लिए जो है निर्णय के परिणाम स्वरूप हुआ था। कहाँ हुआ था, तो फिलीपींस में 2007 के अधिनियम में हुआ था। कौन, तो द्वितीय एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान जो है यह बात को स्वीकृति मिल गई थी और एक अधिनियम पारित किया गया बिहार के विधानसभा में, नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010, ठीक है, और इसके तहत जो है कार्य जो है चालू हुआ और 19 जून 2024 को इसकी स्थापना, इसकी जो उद्घाटन जो है पूर्ण रूप से सफल रूप से हो गई। अब इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि भारत के अलावा, भारत तो है ही इसके सपोर्ट में,
क्योंकि यहीं पर इसका इनोग्रेशन हो रहा है। इसके अलावा कुल 17 देश ने नालंदा विश्वविद्यालय के समर्थन करने के लिए जो है समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। नालंदा विश्वविद्यालय पर जो है 17 अन्य कंट्री ने इस पर सहमति जाहिर किया है। ठीक है, आगे है कि नालंदा की स्थापना 5वीं सदी की शुरुआत में बिहार के गुप्त वंश के कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था और इसे 12वीं शताब्दी तक लगभग 600 वर्ष तक जो ये आपका सक्रिय रूप से काम कर रहा था। हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें जितने भी बिहार के जो धरोहर स्थल है, रामसर साइट है, ठीक है, तो वो सभी का हम क्या करेंगे, एक बारी बारी से वीडियो एक लेकर के आएंगे। इसमें सारे जो है एक एक करके हम कवर करेंगे डिटेल में, ताकि एग्जाम में अगर उससे प्रश्न बने तो छूटे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद, धर्म, गणित, व्यापार, खगोल विज्ञान और भारतीय दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय जो परिसर था पहले वाला, उसमें किन किन जो है विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर जो है चिकित्सा में आयुर्वेद, धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान के साथ साथ जो है भारतीय दर्शन की भी यहाँ पर जो विषयों की जानकारी अध्ययन किया जाता था। नेक्स्ट है कि यह 1193 ईस्वी यानी 12वीं शताब्दी में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया था और बौद्धिक गतिविधियों का यहाँ पर केंद्र को जो है पूरी तरह क्या कर दिया गया था, ध्वस्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो बख्तियार खिलजी द्वारा, जो किसके शासक काल में थे? इल्तुतमिश के शासक काल में थे। याद रखना है कि डेट कब था आपका? 1193, 12वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, 1812 में स्कॉटिंग सर्वेक्षण फ्रांसीसी बुकानन हैमिल्टन द्वारा जो है विश्वविद्यालय की पुनः खोज किया गया। किसके द्वारा? याद रखना है, हैमिल्टन द्वारा। हैमिल्टन द्वारा इस विश्वविद्यालय की क्या किया गया? पुनः खोज किया गया। कब किया गया? तो वो आपका 1812 में। इसके बाद जो 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा जो है प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसे पहचान दिया गया। खोज किसके द्वारा किया गया? तो हैमिल्टन द्वारा किया गया, 1812 में किया गया। और 1861 में जो है कनिंघम द्वारा जो इसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में इसका पहचान को जारी रखा गया। आगे अगर बात कर लेते हैं तो कहता है कि वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को की जो है विश्व धरोहर सूची में ये आपका क्या है? शामिल है। आपको ये कमेंट करना है कि बिहार के कौन कौन से जो धरोहर स्थल है वो विश्व यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल है। और ये कमेंट करना है कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है वह किस वर्ष जो है इसे ये शामिल किया गया है यूनेस्को में। ठीक है, चलते हैं तब तक हम अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है 10 ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी ग्राम पंचायतों की शुरुआत की गई है। 10 ग्राम पंचायत है, ये देखेंगे ये जो ग्राम पंचायत है वो कौन से जिले में है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, वो क्या शुरू किया गया है? हितैषी ग्राम, बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई है। बात कर लेते हैं कि 19 जून 2024 को संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ द्वारा जो है बिहार सरकार के सहयोग से राज्य के अररिया, याद रखना है कौन सा? अररिया और पूर्णिया। मैप पर अगर हम इसको एक नजर देखें तो ये आपका हो गया अररिया है और ये आपका हो गया पूर्णिया है। ये वाला रीजन पर याद रखिएगा। ठीक है, अररिया और पूर्णिया पर दोनों में जो है बाल हितैषी प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो यूनिसेफ के सहयोग से और बिहार सरकार के सहयोग से इसे लॉन्च किया गया है। 10 ग्राम को लॉन्च किया गया है बाल हितैषी ग्राम पंचायत। ठीक है, शुरुआत की गई। अब देखते हैं कि जो कुल 10 पंचायतों में से अररिया और पूर्णिया के 5-5 को यहाँ पर जो है इसके लिए चुना गया है। अररिया के 5 चुना गया है और पूर्णिया के 5 ग्राम पंचायत को चुना गया है। वही अगर बात कर लेते हैं कि अररिया के जो जिले हैं वो कौन कौन से 5 है, तो एक आपका हो जाएगा चौड़ी, फिर ये आपका हो जाएगा मजलिसपुर, फिर आपका है पेंचौली, आपका अगला है आपका कनकखुदिया। कौन है? कनकखुदिया। और एक आपका है पकड़ी पंचायत। ये जो 5 पंचायत है ये पांचों में ग्राम बाल हितैषी ग्राम पंचायत की शुरुआत की गई है। वहीं पूर्णिया जिले में बात करें 5 ग्राम पंचायत का तो ये आपका है खूटी, धुनैली, जूनी कला, खूटी, हसैली और आपका है मलहरिया। साथ ही साथ आपका क्या है? आप
गंगेर जो है, इसके 5 जो है ग्राम पंचायत को चुना गया है, पूर्णिया में चुना गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि बाल हितैषी ग्राम पंचायत के तहत चिन्हित पंचायतों में बाल संसद क्या खोला जाएगा, बाल संसद का गठन किया जाएगा, जिसमें पंचायतों के लिए विकास योजना और इसके विकास योजना तैयार करने, ठीक है, और बच्चों से जो है इसके लिए क्या किया जाएगा, राय लिया जाएगा। मतलब वो जो पंचायत में बच्चों के विकास को लेकर के जो समस्याएं हो रही है, जो बुनियादी स्ट्रक्चर जो बनाना है, उसके लिए हमें क्या बनाया जा रहा है, तो बाल संसद का जो है गठन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, एक मिनट, चलिए आगे बात कर लेते हैं कि बिहार में 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों की अगर कुल जनसंख्या की बात करें तो वो आपके 48% है। काफी इंपॉर्टेंट ये बात है। अभी जो 0 से 18 मतलब जो युवा है, जो आगे आने वाले समय में देश के लिए, राज्य के लिए कुछ कर सकता है, उसकी संख्या भी कितना है, 18% है। आगे आने वाले समय में यह भारत की इकोनॉमिक में काफी बड़ा योगदान दे सकता है। ठीक है ना, तो इस पर जो है ध्यान देना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है। इसी के मद्देनजर रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। बात करते हैं अगला न्यूज, जिसमें बात करेंगे बिहार के 2 पक्षी अभ्यारण्य रामसर सूची में हो गए हैं शामिल। काफी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में इससे एक प्रश्न बन ही रहा है, इस बार भी संभावना है कि एक प्रश्न इससे बनेगा ही बनेगा। तो याद रखना है, 2 पक्षी अभ्यारण्य की यहाँ पर चर्चा करेंगे जो रामसर साइट में क्या हो गया है, शामिल हो गया है बिहार के। देख लेते हैं ये कौन सी जिला की बात हम कर रहे हैं, तो जिला की बात कर रहे हैं जमुई, जमुई जिला की बात कर रहे हैं। और ये जो रामसर साइट है वो आपका जमुई जिला के जो भाग है झाझा, उसमें ये रामसर साइट आपको देखने को मिलेगा, जमुई जिला के झाझा। और ये जो झाझा का जो सीमा है वो किससे लग रहा है, तो ये लग रहा है आपका बांका से लग रहा है। ठीक है ना, बांका से जो इसकी सीमाएं लग रही है। एक बार थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं जूम करके जमुई को। तो जमुई को अगर देखते हैं तो इसकी सीमा लग रहा है किससे, बांका से लग रहा है, मुंगेर से लग रहा है, लखीसराय से लग रहा है। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर शेखपुरा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, शेखपुरा से भी इसकी सीमाएं लग रही है। थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, शेखपुरा से भी जो है इसकी सीमाएं यहाँ पर लग रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ नालंदा और झारखंड से इसकी सीमाएं लग रही है। मतलब एक आपका हो जाएगा बांका, 2 आपका हो जाएगा मुंगेर, लखीसराय, फिर आपका शेखपुरा, नालंदा, 1 2 3 4 5 वो आपका जिला साझा कर रहा है और एक आपका राज्य झारखंड साझा कर रहा है। क्लियर है, हमने देख लिया जमुई को। अब जानते हैं रामसर साइट के बारे में, ये 2 कौन कौन है। याद रखना कि 5 जून 2024 को बिहार के नागी पक्षी अभ्यारण्य, इंपोर्टेंट है, कौन सा है, नागी पक्षी अभ्यारण्य, पहले यह पक्षी अभ्यारण्य था, अब यह रामसर साइट में भी शामिल हो गया है। और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि में यहाँ पर क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। बात करते हैं कि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में आर्द्रभूमि स्थल है। कैसा स्थल है, आर्द्रभूमि, जमुई के झाझा वन क्षेत्र में। बात करते हैं कि नागी बांध एवं नकटी बांध के निर्माण के परिणाम स्वरूप बनी दोनों आर्द्रभूमि को 1984 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। 1984 में जो है इसे पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, नागी पक्षी अभ्यारण्य को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा जो है महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में यहाँ पर नामित किया गया है। जो नागी पक्षी अभ्यारण्य है उसको बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण पक्षी अभ्यारण्य क्षेत्र के रूप में नामित किया गया है। उसी के बाद हम यहाँ पर बात करें, ये जो नागी पक्षी अभ्यारण्य है वहाँ पर वार हेडेड गिज, जो वार हेडेड गिज एक प्रकार का मतलब हंस की प्रजाति है, यहाँ पर वैश्विक विश्व का जो है लगभग 3% यहाँ पर पाया जाता है, नागी में पाया जाता है। इंपोर्टेंट है, बार हेडेड गिज यानी एक प्रकार का क्या है,
हंस है जो पूरे विश्व का 3% यहाँ पर पाया जा रहा है। क्लियर है? ये आप देख सकते हैं इमेज में इसको, यही है आपका क्या है, तो ये आपका है वार हेडेड गीज, ठीक है ना, एक प्रकार का हंस है वार हेडेड गीज, जो कि पूरे विश्व का 3% जो है ये नागी जो अभ्यारण्य है इसमें पाया जा रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं की अगर हम बात करें तो कहता है कि नकटी पक्षी अभ्यारण्य एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। काफी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। जो नकटी है, नागी आपका प्रकृति रूप में है अभ्यारण्य, और जो नकटी है उसको बनाया गया है मानव निर्मित द्वारा आर्द्रभूमि है। इसे मुख्यतः नकटी बांध के निर्माण के माध्यम से सिंचाई के लिए विकसित किया गया था। रामसर स्थल एक आर्द्रभूमि स्थल है, ठीक है। आर्द्रभूमि का मतलब होता है जो हमेशा जो जलमग्न हो, ठीक है, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो है माना जाता है। रामसर कन्वेंशन यूनेस्को के तत्वाधान में 2 फरवरी 1971 ईरान के रामसर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि के द्वारा किया गया था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 को। कहाँ हुआ था? ईरान में। कौन सी जगह था? तो ये आपका रामसर जगह था। आपको ये बताना है कि जो ईरान जो देश है और ईरान का जो रामसर साइट है, ठीक है, जो रामसर स्थान है, वह क्या किसी सागर से अपनी सीमा साझा करता है? अगर करता है तो वो सागर कौन सी है? ठीक है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में रामसर कन्वेंशन की अगर बात करें इस तिथि तक में, तो अभी पूरे भारत में 82 हो गया है। इस संदर्भ में भारत जो है चीन के बाद जो है चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। मतलब चीन और भारत दोनों में अभी 82 जो है रामसर साइट हैं। वही बात करें तो यूनाइटेड किंगडम अभी पहले नंबर पर, टोटल 185 साइट है, और मैक्सिको जो है दूसरे नंबर पर है 144 साइट को लेकर के, ठीक है। चलिए अगला बात करते हैं कुछ बिहार अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में। देखते हैं 22 एवं 23 जून 2024 के IAS ऑफिसर्स एसोसिएशन ऑफ पटना ने बिहार म्यूजियम में पटना माइंड फेस्ट 2024 का आयोजन किया। नेक्स्ट है 20 जून 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार के 4 प्रमुख शहरों मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो रेल के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इंपॉर्टेंट याद रखना है, कौन कौन से 4 प्रमुख शहर हो गया? मुजफ्फरपुर में, गया में, दरभंगा में और भागलपुर में जो है 4 मेट्रो निर्माण का जो है मंजूरी यहाँ पर मिल गया है। पटना में जो है फिलहाल पूर्ण होने वाला है, और 4 और जो है बिहार के जिले राज्य शहर को जो है ये मंजूरी मिल गया है। 20 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सड़क सुरक्षा बढ़ाने, यातायात को प्रभावित ढंग से प्रबंधित करने, राष्ट्रीय राजमार्गों पर तेज गति से खतरनाक तरीके से वाहन चलाने जिससे दुर्घटनाएं होती है को रोकने के लिए, मानव तस्करी से निपटने के लिए 117 पुलिस को जो है हरी झंडी यहाँ पर दिखा करके रवाना किया। 20 जून 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विभाग के खिलाफ महाअभियान 2024 के तहत सभी 38 जिलों के लिए किसान जागरूकता को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। आगे कुछ बिंदु है। 17 से 18 जून 2024 को चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में सार्वजनिक नीति एवं प्रबंधन एवं पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन किया गया। 18 जून 2024 के चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना ने संयुक्त राज्य अमेरिका को जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य सार्वजनिक नीति पर सहयोगात्मक अध्ययन को बढ़ावा देना है। 14 जून 2024 को राज्य मंत्रिमंडल ने दिल्ली और मुंबई महानगरों के साथ साथ राज्य के भीतर बाई और जेड श्रेणी के शहरों और कस्बों तथा अवर्गीकृत कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात अपने कर्मचारियों को देय आवास भत्ते को बढ़ाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। तो ये था आज का कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हमने 4 मुख्य इम्पोर्टेंट टॉपिक की चर्चा किया, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आगे और भी वीडियो देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल एजीएस स्टडी से जरूर जुड़े। PDF लेने के लिए टेलीग्राम एजीएस स्टडी लाइव से जुड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए हमें